वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वार्म वेलकम है वाईडी और इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज है संडे और सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड की क्लास को करने वाले हैं। आपकी भी फेवरेट है और मेरी भी फेवरेट है। इस क्लास में क्या होता है, देखिए इस क्लास को मैं बोलता हूँ बिगिनर्स के लिए पैनेशिया। पैनेशिया मतलब सभी दुखों की एक दवा। बिगिनर्स का फियर निकल जाता है इस क्लास से। मैं कुछ सेंटेंसेस लूँगा आपके सामने, बड़े बड़े, हर सेंटेंस में ढेरों वर्ड्स होंगे। हर वर्ड को मैं आपके सामने ब्रेक करूँगा। ब्रेक करके आपको पता लगेगा कौन सा वर्ड पहले कौन सा बाद में, इसके पीछे क्या लॉजिक है, सेंटेंस को बनाने के पीछे कौन सी फॉर्मेशन लगी हुई है, और अगर कोई ग्रामर रूल आया है तो किस लॉजिक की वजह से आया है। तो इंग्लिश में मैथ्स का लॉजिक लगाने वाली क्लास होती है सेंटेंस ब्रेकिंग क्लास। चलिए शुरू कर लेते हैं। बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे सेंटेंसेज हमने उठाए हैं द हिंदू एडिटोरियल्स के, है ना। अच्छा, एक और चीज़, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट हो और अपनी ऐप को नहीं डाउनलोड किया तो ज़रूर से डाउनलोड करें। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, iOS पे भी योर इंग्लिश शूटर। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में लिंक भी है। सारे कोर्सेज मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ, उस पर आपको मिलते हैं अफोर्डेबल प्राइसेस में। जैसे बेसिक से एडवांस इंग्लिश राइटिंग स्किल्स का कोर्स है ना। किसी भी एग्जाम का डिस्क्रिप्टिव कैसे करोगे, इस कोर्स में आपको 60 से 70 घंटे में सिखाया गया है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। आज नाइट तक आपको ये 499 में एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। इस कोड को लगा के जरूर इसका फायदा उठाएं। उसी तरीके से बैंकिंग का कॉम्बो भी है, 1 साल की वैलिडिटी, प्रीलिम्स और मेंस। इन दोनों चीज़ों को आप 1 साल के लिए 475 में बैंकिंग की प्रिपरेशन कर सकते हो। चलिए, कोई भी क्वेरी हो ऐप रिलेटेड, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा आपकी क्वेरी का। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, द सडनली प्रेशर ऑन देयर फाइनेंशियल्स कुड हैज़ बीन अवॉइडेड इफ दे मेड अ प्रोविजन इन देयर बैलेंस शीट फॉर द लायबिलिटी स्टेमिंग बाय अ पॉसिबल एडवर्स वर्डिक्ट इन द केस। देखो सेंटेंस तो बहुत छोटा सा है ना, लेकिन इसमें ढेरों सारी एरर्स हैं। एक काम करना है हमें, सबसे पहले सेंटेंस का मीनिंग निकालना है, उसके बाद करना है इसको ब्रेक, और फिर एरर्स को पकड़ेंगे। कह रहा है जो सडनली आया हुआ प्रेशर है ना, अचानक से आया हुआ जो तनाव है, और किस पे, उनके फाइनेंशियल्स पे, है ना। फाइनेंशियल्स आप समझते हो ना, इकॉनमी पे, उनकी अर्थव्यवस्था पे। कह रहे इसको अवॉइड किया जा सकता था, कुड हैज़ बिन अवॉइडेड, ये प्रेशर जो है अवॉइड किया जा सकता था। कह रहे अगर इफ़ वो मेक कर देते एक प्रोविज़न को, वो एक इंतज़ाम को बना करके रखते, प्रोविज़न मतलब इंतज़ाम और मेक करना मतलब बनाना, वो एक इंतज़ाम करके रखते अपनी बैलेंस शीट में, और किसके लिए, इस लायबिलिटी के लिए, इस प्रेशर के लिए, इस फाइनेंशियल के लिए। लायबिलिटी क्या होती है, आपकी देनदारी। तो इस देनदारी के लिए वो पहले से इंतजाम रखते अपनी बैलेंस शीट में। और ये देनदारी कहाँ से आ रही है भाई, ये देनदारी आ रही है स्टेम बाय होती हुई, निकलती हुई। स्टेम बाय का मतलब है कहीं से निकलना, कहीं से इमर्ज होना, है ना। ये इमर्ज होती हुई है एक पॉसिबल एडवर्स वर्डिक्ट से, एक संभावित खराब फैसले से, इस केस के अंदर, इस पूरे मामले के अंदर। तो इनको पता था मामला तो इनका चल रहा है कहीं कोर्ट में, और कोर्ट में अगर एडवर्स वर्डिक्ट आ गया, हमारे हक में फैसला नहीं हुआ, हमारे खिलाफ फैसला हुआ, तो एक देनदारी निकलेगी। तो इस देनदारी को पहले से इनको प्रोविज़न रखना था अपनी बैलेंस शीट में। अगर वो रखते तो ये अचानक से इनकी फाइनेंशियल्स पे देनदारी प्रेशर नहीं डालती। आ गया समझ में। चलो, सेंटेंस थोड़ा सा अच्छे वर्ड से यूज़ किया हुआ, लेकिन बहुत आसान सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को करना हमें ब्रेक। ब्रेक करने के 3 रूल्स हैं, फटाफट आपको बता देते हैं। सारे के सारे ग्रीन कलर में आपको दिख रहे हैं नाउन्स, प्रोनाउंस और जेरेंट। सारे के सारे येलो कलर में दिख रहे हैं आपको कंजंक्शंस। एडवर्ब मिलेंगी अगर कहीं आएंगी तो पिंक कलर में, एडजेक्टिव मिलेंगे ब्लू कलर में, ठीक है, और वर्ब्स मिलेंगी रेड कलर में। अब आप पूछोगे सर ये कलर आपने तो दे दिए, मैं कैसे दूंगा। देखो वर्ब भी आपको पता है, कंजंक्शन भी मोटा मोटा पता है, एडवर्ब भी ढूंढ लेते हो, पीछे एल वाई आ रहा होता है ज़्यादातर, ठीक है। दिक्कत होती है आपको एडजेक्टिव और नाउन में। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताया हुआ मैंने, जिसके आगे मेरा या तेरा लग जाए, ठीक है, और मीनिंग निकलता हो, वो तो है नाउन। और जिसके आगे मेरा या तेरा ना लगे, मीनिंग ना निकल रहा हो, वो तो है एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लगाया मेरा, ठीक है, और मैंने यहाँ लगाया मेरा, या तेरा लगा लो, तो मेरा प्रेशर मतलब जो प्रेशर मैं डाल रहा हूँ। आई बात समझ में। मेरी लायबिलिटी मतलब जो देनदारी मेरी है। लेकिन एडवर्स, एडवर्स का मतलब होता है खिलाफ, जो आपके पक्ष में ना हो, है ना, जो आपके खिलाफ हो। अब यहाँ देखो मेरा, मेरा खिलाफ क्या, अरे भाई मेरा खिलाफ कोई एडवर्स रिएक्शन है, एडवर्स रिस्पॉन्स है, एडवर्स वर्डिक्ट है ना। तो जिसके आगे कोई मीनिंग ना निकले ना मेरा तेरा से, वो अपने आप ही एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे मेरी पॉसिबल, अब मेरी क्या पॉसिबल है, कौन सी चीज़ पॉसिबल है, मेरी पॉसिबल करियर है, फ्यूचर है, किस चीज़ की बात हो रही है। तो ये है एडजेक्टिव और ये हैं ग्रीन वाले नाउन्स। चलिए, ये आपने पकड़ लिया सारे वर्ड्स को। अब 3 रूल्स को आपको फॉलो करना होता है सेंटेंस को ब्रेक करने के लिए। रूल नंबर 1,
हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट जरूर होगा, ठीक है। इज इक्वल टू और मोर देन वन, 5 भी हो सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन एक तो होगा ही होगा। रूल नंबर 2, जितने सब्जेक्ट्स आप ढूंढ लोगे जितने सेंटेंस में होंगे, कम से कम उतनी वर्ब जरूर होंगी। जैसे एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है तो एक वर्ब तो होगी होगी, मान लो 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 वर्ब्स तो होगी ही होंगी। हर सेंटेंस के सब्जेक्ट की एक वर्ब होती है। और रूल नंबर 3, जितने भी डार्क ब्लैक कलर में देख रहे हो ये कहलाते हैं प्रेपोजिशंस, और हर प्रेपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट जरूर होगा, ठीक है। अब जो सब्जेक्ट बनता है और जो ऑब्जेक्ट बनता है वो होता है ग्रीन कलर का। नाउन, प्रोनाउन और जीरेंड ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। चलो अब शुरू कर रहे हैं। देखिए प्रेशर, सडनली प्रेशर, सडनली एक एडवर्ब है, ठीक है। पीछे एल वाई आ रहा है ना। जनरली एल वाई जिनके पीछे आ रहा हो उनको बोलते हैं हम एडवर्ब, बशर्ते हैं एल वाई के बिना वो वर्ड एडजेक्टिव हो, ठीक है। अगर एल वाई निकाल दो और वो वर्ड एडजेक्टिव हो तो एल वाई लगने के बाद वाला वर्ड एडवर्ब होता है। ये फॉर्मूला है सिंपल सा। सडन एक एडजेक्टिव है, सडनली एक एडवर्ब है। सडन मतलब अचानक से, सडनली मतलब अचानक से होने वाला, ठीक है। तो सडनली एडवर्ब ने मॉडिफाई कर दिया प्रेशर नाम के नाउन को, ऐसा ही हुआ है ना। चलो ये नाउन जो आपको पहला दिख रहा है ना सेंटेंस में, ये किसी भी प्रेपोजिशन और किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। यही वो नाउन है जो आपका सब्जेक्ट बन सकता है। आ गया समझ में। ऐसा नाउन जो किसी और का ऑब्जेक्ट ना हो वही सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है। इससे पहले ना कोई प्रेपोजिशन है ना कोई वर्ब है, यही प्रेशर नाम का नाउन आपका सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे सर इसको बना देते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नंबर 1। अगर 2 आएंगे तो सब्जेक्ट नंबर 2 आ जाएगा आगे, ठीक है। ये सडनली एडवर्ब होगी, इसने सब्जेक्ट को कर दिया मॉडिफाई। ऑन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है फाइनेंशियल्स नाम का नाउन। मैंने बताया ना प्रेपोजिशन का हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, रूल नंबर 3, और क्या होगा हमेशा ग्रीन कलर का। तो इस ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया फाइनेंशियल्स नाम का नाउन, कॉमन नाउन है। देयर एक एडजेक्टिव है, इस फाइनेंशियल्स को मॉडिफाई कर रहा है। किसके फाइनेंशियल्स? उनके फाइनेंशियल्स। आवर फाइनेंशियल्स हमारे फाइनेंशियल, योर फाइनेंशियल तुम्हारे फाइनेंशियल, हर फाइनेंशियल उसके फाइनेंशियल। आ रहा है समझ में। तो देयर, आवर, और, ऑन, माई, है ना, ये सारे के सारे जो पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं हमेशा एडजेक्टिव का काम करते हैं किसी नाउन के लिए। चलो अब देखो इस प्रेशर नाम के सब्जेक्ट को हमें वर्ब देनी थी और वर्ब आ गई यहाँ पे कुड हैज़ बिन अवॉइडेड। ये थर्ड कंडीशनल की फॉर्म है, इसका मतलब है ऐसा हो सकता था, प्रेशर को अवॉइड किया जा सकता था। आ रही बात समझ में। तो सब्जेक्ट मिल गया ना सर आपको, ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गई इसकी वर्ब। ये पूरी वर्ब ही है, हेल्पिंग वर्ब 1, हेल्पिंग वर्ब 2, हेल्पिंग वर्ब 3, और ये होगी मेन वर्ब चौथी वाली। चलो इफ़ कंजंक्शन है, कंजंक्शन आई है तो इसका मतलब है सब्जेक्ट नंबर 2 भी सेंटेंस में कहीं पड़ा होगा। तो देखो कंजंक्शन के बिल्कुल बाद दे नाम का प्रोनाउन रखा हुआ है। मैंने आपको बताया ग्रीन कलर वाले वर्ड्स जब किसी का ऑब्जेक्ट ना हो तो वो सब्जेक्ट बन जाते हैं। तो जैसे ये बना था सब्जेक्ट नंबर 1, इसके पहले कोई वर्ब नहीं थी, ये बन गया सब्जेक्ट नंबर 2, इससे पहले भी कोई वर्ब नहीं है। ये जो वर्ब आई है ना ये सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है, इसका इस वर्ब का इस दे से कोई भी कनेक्शन नहीं है। इतनी तो बात आप समझ ही रहे हो। चलो आगे बढ़ो। इस सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब है मेड, वर्ब नंबर 2 है ना, पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट। अब देखो क्या मेक किया, वर्ब से जो व्हाट का रिप्लाई कर दे, वर्ब से जो व्हाट का रिप्लाई कर दे या हुम का रिप्लाई कर दे वो बन जाता है वर्ब का ऑब्जेक्ट। होना चाहिए वो एक नाउन या प्रोनाउन। तो इस मेड नाम के वर्ब का ऑब्जेक्ट है प्रोविजन नाम का ये वाला नाउन। कॉमन नाउन है, पीछे एस भी आ सकता है ना। वर्ब से व्हाट का रिप्लाई कर दिया ना तो वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया, बात खत्म। आगे बढ़ो। इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट। देयर अगेन एक एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, बैलेंस शीट के बारे में बता रहा है। फॉर प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है लायबिलिटी, लायबिलिटी है ना, फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये वाला नाउन। लायबिलिटी के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई हुई है, बिल्कुल बाजू में रखी हुई है। आपको पता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म जब किसी नाउन के बाजू में आ जाए, और कैसे, बिना हेल्पिंग वर्ब, विदाउट हेल्पिंग वर्ब्स, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहलाती है पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म कहलाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और थर्ड फॉर्म तो पास्ट, और आईएनजी फॉर्म जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये क्या कर रहा है वर्ड, कह रहा है वो वाली लायबिलिटी जो स्टेम बाय होती हैं, जो निकल करके आती हैं। स्टेम बाय का मतलब है कहीं से किसी चीज़ का निकलना, इमर्ज होना, ठीक है, अपीयर होना, अपीयर होना, है ना। जैसे
कुएं में से पानी निकलता है, तो वो स्टेम बाय होता है, पानी जो है कुएं में से, मतलब कुएं में से अपीयर होता है, इमर्ज होता है। तो वैसे ही वो लाइबिलिटी जो स्टेम बाय होती हैं, स्टेमिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, लाइबिलिटी जो स्टेम होने वाली है, ठीक है। बाय प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है वर्डिक्ट, वर्डिक्ट नाम का नाउन। ये एडवर्स और पॉसिबल दोनों ही वर्डिक्ट के लिए एडजेक्टिव्स हैं। ऐसा वर्डिक्ट जो एडवर्स भी है और जो पॉसिबल भी है ना, जो खराब भी है और जो संभावित भी है। इन प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है केस। अब एक बार मैं सारे जो है किस कड़ियों को जोड़ दूं मैं, है ना, पूरा सेंटेंस आपके सामने फिर से बना दूं और फिर अपने एरर्स को पकड़ पा रहे हैं। मेरे ख्याल से 1-2 एरर्स तो आप पकड़ चुके हैं ऑलरेडी। सब्जेक्ट है आपका नंबर 1 प्रेशर, सब्जेक्ट नंबर 2 है दे, सब्जेक्ट नंबर 1 की वर्ब है कुड हैव बीन और सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब है मेड। ऑन प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है फाइनेंशियल, देयर है एडजेक्टिव। सडनली एडवर्ब है, नाउन को मॉडिफाई कर रही है प्रेशर नाम के सब्जेक्ट को। इफ कंजंक्शन है, इसीलिए सब्जेक्ट नंबर 2 आया दे, कंजंक्शन से दोनों सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। प्रोविजन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, व्हाट का रिप्लाई कर रहा है। इन प्रीपोजिशन है, बैलेंस शीट को ऑब्जेक्ट बना के बैठी है, देयर ने बैलेंस शीट को एज एन एडजेक्टिव मॉडिफाई कर दिया। फॉर प्रीपोजिशन को, लाइबिलिटी को इसने ऑब्जेक्ट बनाया। स्टेमिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लाइबिलिटी के बारे में बता रही है, वो लाइबिलिटी जो स्टेम होती है। बाय प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है वर्डिक्ट। पॉसिबल और एडवर्स दोनों ही वर्डिक्ट के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, वो वर्डिक्ट जो एडवर्स भी है और वो वर्डिक्ट जो पॉसिबल भी है। इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है केस, केस कोई खास है इसलिए द केस। देखो गलतियाँ कहाँ आई, सबसे पहले जो सबसे बड़ी गलती है और बेसिक एरर, ये यहाँ पे सडनली जो आप देख रहे हो ये कैसे बना हुआ है। देखो मैंने आपको बताया सडन एक एडजेक्टिव है और इसके पीछे लग गया एल वाई, एडजेक्टिव प्लस में एल वाई इज इक्वल टू एडवर्ब, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए। लेकिन एक चीज़ आप भूल गए, एडवर्ब कभी भी नाउन्स को मॉडिफाई नहीं कर सकती। एडवर्ब किसको मॉडिफाई करती है? एडवर्ब करती है दूसरी एडवर्ब्स को, नंबर 1, और दूसरा एडजेक्टिव्स को, नंबर 2, और तीसरा जो है वर्ब्स को, ठीक है। अगर वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बतानी है तभी दूसरी एडवर्ब को यूज़ करें। नाउन की विशेषता कभी भी एडवर्ब नहीं बता सकता। तो इस केस में क्या होना चाहिए, इस नाउन के लिए आपको एक्चुअल में एक एडजेक्टिव यूज़ करना चाहिए, ठीक है। नाउन्स के लिए एडजेक्टिव ही आएंगे, एडवर्ब कभी भी नहीं आएंगी। ये देखो वर्डिक्ट के लिए एडवर्स नाम का एडजेक्टिव आया, एडवर्सली नाम की एडवर्ब नहीं लगाई हमने, समझ रहे हो मेरी बात को। नाउन्स के लिए हमेशा एडजेक्टिव ना कि एडवर्ब। तो यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म कैसे बनेगी, एल वाई को निकाल दो, ये बन गया सडन, जो कि एक एडजेक्टिव है, प्रेशर को मॉडिफाई करेगा। ये सबसे बेसिक एरर है जो आपको देखते ही पकड़ में शायद आ गई होगी। अब थोड़ा सा और ऊपर आओ, एक एरर को और पकड़ते हैं। ये प्रीपोजिशन जो फ्रेज है ना, इसको फ्रेजल वर्ब भी बोल दो, स्टेम। इसके बाद हमेशा वर्ब फिक्स है, प्रीपोजिशन फिक्स है, स्टेम फ्रॉम। ये 3 फ्रेज है, मैं आपको बता देता हूँ। स्टेम फ्रॉम नंबर 1, दूसरा है इमिनेट फ्रॉम, इमिनेट फ्रॉम, और तीसरा है इमर्ज फ्रॉम। जब भी कोई चीज़ कहीं से इमर्ज या बाहर निकलती है, अपीयर होती है, तो वो स्टेम फ्रॉम होती है, इमिनेट फ्रॉम होती है, इमर्ज फ्रॉम होती है। जैसे अ मैन इमर्ज फ्रॉम द डार्क, एक आदमी अंधेरे में से निकल करके आया। आ रही है बात समझ में? इमर्ज्ड फ्रॉम, स्टेम फ्रॉम, स्टेम्ड फ्रॉम, है ना। इमिनेटेड फ्रॉम, अगर थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म लगा रहे हो तो फ्रॉम लगाओगे, बाय नहीं लगाओगे, गलती हो गई आपसे। ये स्टेमिंग बाय नहीं, स्टेमिंग फ्रॉम होना चाहिए। थोड़ी सी इंटरमीडिएट लेवल की एरर है। अब आ जाओ तीसरी एरर पे, इसको आपको अलग से बताना पड़ेगा। देखो ये कुड है एक मॉडल वर्ब, ठीक है, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब की क्या खासियत होती है, इन्होंने कसम खाई हुई है, इनके बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आएगी ही आएगी, ठीक है। कसम यूँ खाई हुई है इसने कि ये सारी की सारी मॉडल वर्ब कभी मेन वर्ब नहीं बन सकती। अगर आप कभी भी कुड को, शुड को, वुड को, विल को, मे को, माइट को देख रहे हो ना, तो याद रखना कभी भी ये वर्ब्स मेन वर्ब बनने का काम नहीं करेंगी, ये बनेंगी हेल्पिंग वर्ब। और कसम क्या खाई हुई इन्होंने, अगर हेल्पिंग वर्ब बनी है तो मेन वर्ब तो आएगी हमारे पास, और मेन वर्ब आएगी वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है। लेकिन गलती क्या हो गई, कुड के बाद में हैव फैमिली की बेस फॉर्म आपने यूज़ नहीं की। मैं आपको दिखा देता हूँ बेस फॉर्म कहाँ पे है। बी फैमिली की बेस फॉर्म होती है बी, इसके अलावा 7 और वर्ब्स हैं बी फैमिली में, इज, एम आर, वॉज, वर, है ना, बिन, बीइंग। वैसे ही हैव फैमिली की बेस फॉर्म होती है हैव, इसके अलावा यहाँ पे हैज़ भी है, हैड भी है और हैविंग भी है। वैसे ही डू फैमिली की बेस फॉर्म होती है डू, यहाँ पे डज भी है, डिड भी है, डन भी है, डूइंग भी है। तो आपको फैमिली को नहीं पकड़ना, पूरी फैमिली की बेस फॉर्म को पकड़ना है। तो मॉडल के बाद में अगर हैव फैमिली यूज़ कर रहे हो तो बेस फॉर्म आएगी हैव।
चाहे पास्ट का टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का टेंस हो, चाहे फ्यूचर का टेंस हो, चाहे सिंगुलर नाउन हो, चाहे प्लूरल नाउन हो, प्रेशर लिखा हुआ है लेकिन वर्ब लगेगी यहाँ पे हैव। ठीक है, मॉडल के बाद में हैव फैमिली का हैव ही आएगा, डू फैमिली का डू ही आएगा, या बी फैमिली का बी ही आएगा। बाकी ये सारी वर्ब्स किसी काम की नहीं है मॉडल्स के बाद। आगे बात समझ में? तो प्रेशर के हिसाब से हैज़ लग रहा होगा आपको, आता होगा, लेकिन आएगा नहीं सर, आएगा यहाँ पे हैव मोस्ट मॉडल की वजह से। ये एरर नंबर 3। अब आ जाओ एरर नंबर 4। मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ यहाँ पे। चौथी एरर थोड़ी एडवांस्ड है और मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ, कंडीशनल से रिलेटेड है। ठीक है, कंडीशनल से रिलेटेड एडवांस्ड एरर है चौथी वाली। खुद ढूंढ लो, फिर मैं करवा देता हूँ डिटेल में। चलो, कोशिश जरूर करना जो कंडीशनल्स पढ़ चुके हैं मेरे साथ, है ना। फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, इसके बाद मिक्स कंडीशनल भी होते हैं, बेसिक में ऑलरेडी आता है आपको। फर्स्ट कंडीशनल क्या बताता है? अगर ऐसा काम हो तो ऐसा हो जाए, अगर आज अच्छा खेलें तो मैच को जीत सकते हैं। इफ़ वी प्ले वेल वी विल विन द मैच। यहाँ पे लगी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इंडेफिनिट टेंस में, और यहाँ पे लगा विल प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। विल की जगह पे कुड, कैन, मे, माइट कुछ भी आ सकता है, ये विल आना जरूरी नहीं है। अब मुझे बताओ फर्स्ट कंडीशनल और सेकंड कंडीशनल इन दोनों में फ़र्क क्या है? अपना क्वेश्चन तो थर्ड पे बनेगा, पहले फर्स्ट और सेकंड आपके थोड़े से क्लियर होने चाहिए, है ना, फिर थर्ड पे आएंगे। देखो सेकंड में क्या हुआ, इफ़ वी प्लेड वेल वी वुड विन द मैच। आपको देख के लग रहा है ये पास्ट की बात कर रहा होगा, भाई यहाँ पे प्ले है तो प्रेजेंट की बात हो रही है, हम खेलें तो अच्छा मैच जीत जाएं, है ना। लेकिन ये जो पास्ट आपको लग रहा है ना वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये भी एक्चुअल में फ्यूचर ही है। सेकंड कंडीशनल बात करता है अनरियल फ्यूचर की, अगर अच्छा खेले ना तो जीत जाएं, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर अच्छा खेलते हैं तो जीत जाएंगे। फर्स्ट वाले में पूरा भरोसा है अपने आप पे कि खेल पाएंगे अच्छा, सेकंड वाले में भरोसा ही नहीं है अच्छा खेलने का। ऐसा फ्यूचर जो अनरियल है, मुझे पता है ये टीम अच्छा खेल ही नहीं सकती कभी, इस टीम के जीतने के कोई चांसेस ही नहीं है, फिर भी मन रखने के लिए बोल दिया मैंने, अच्छा खेलोगे तो जीत जाओगे। आ रही बात समझ में? तो फर्स्ट कंडीशनल सेकंड कंडीशनल दोनों फ्यूचर को बताते हैं। फर्स्ट में फ्यूचर रियल होता है, सेकंड में फ्यूचर अनरियल होता है। सब पता कैसे लगेगा? इन वर्ब्स को देख करके। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और यहाँ पे वुड प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में विल प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। अब आ जाओ, ये सेकंड और फर्स्ट हो गया अपना थर्ड पे। थर्ड में क्या करना होता है सर? इफ़ वी हैड प्लेड वेल वी वुड हैव वन द मैच। थर्ड बताता है लॉस्ट अपॉर्चुनिटी को पास्ट की, ये एक्चुअल में पास्ट की बात कर रहा है। कह रहा है अगर अच्छा खेले होते तो हम मैच जीत गए होते। अरे बात समझ में? वुड हैव वन, यहाँ पे कुड हैव वन भी ले सकते हो, यहाँ पे शुड हैव वन भी ले सकते हो, अलग अलग मीनिंग के साथ में, है ना। इसका मतलब था जीत सकते होते, और इसका मतलब होता है जीत जाना चाहिए था। शुड हैव वन, हमें मैच जीत जाना चाहिए था, है ना। जीत गए होते, कुड से जीत सकते होते, और शुड से जीत जाना चाहिए था। तो ये है आपका थर्ड कंडीशनल जो वास्तव में पास्ट की बात करता है। अब ध्यान क्या देना है, थर्ड कंडीशनल में लगता है पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे लगेगा वुड प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल है तो अपने बाद में हैव ही लेगी, है ना, पता है आपको। अब मुझे बताओ यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस जो थर्ड में लगा है, क्या बिल्कुल वैसी ही फीलिंग यहाँ नहीं आ रही? प्रेशर को अवॉइड किया जा सकता था, अवॉइड किया जा सकता था अगर एक प्रोविजन को बनाया गया होता उनकी बैलेंस शीट में। पास्ट की बात हो रही है कि नहीं हो रही? वुड हैव बीन, कुड हैव बीन, शुड हैव बीन बात हो रही है ना। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट लगाओ मेरे भाई, मेड नहीं, दे हैड मेड। थोड़ी सी एडवांस्ड है लेकिन बड़ी आसान है, पूरा लॉजिक आपको बता दिया मैंने। मॉडल्स और कंडीशनल्स दोनों आप जानते हो, दोनों को मिक्स किया और यहाँ पे निकल के आया पास्ट परफेक्ट की ज़रूरत है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पे। अब इसको भी ब्रेक करना है, थोड़ा लंबा है लेकिन आसानी से हो जाएगा। एक सवाल आपके दिमाग में आया होगा, सर बेसिक्स कहाँ करवाए गए हैं? जो आप बता रहे हो ये सब कुछ आपने कहाँ सिखाया है? तो अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको नहीं पता होगा, अगर पुराने हो तो पुराने वाले लोग सब कर चुके हैं। आपको होम पेज पे जाना है, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इस प्लेलिस्ट को चलाना शुरू करना है। 4 से 5 हज़ार रुपये का जो फाउंडेशन कोर्स किसी और ऐप से आप करने वाले थे, मेरा आपसे वादा था कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा, यहाँ करवा दिया है। क्वालिटी पेड से भी अच्छी है, मेरा फ़र्ज़ पूरा हो चुका है। अब आपका टास्क यहाँ से शुरू होता है। बेसिक्स पूरे कर लो एसएससी बैंक के, उसके बाद कोई चीज़ तुम्हें नहीं रोक सकती, मेरा आपसे वादा है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। हिडन एरर्स निकालनी है, सेंटेंस पढ़ लेते हैं पहले। कह रहा है द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज़ रिगार्डेड Pakistan's announcement of a new political map which asserts its claims on J&K
and lay a new claim to Junagadh, political absurdity, and accused Pakistan for attempting a form of territorial aggrandizement supported by cross-border terrorism and reset several agreements made over the past 70 years with China. ये सेंटेंस अगर आप ध्यान से देखो तो क्लासिक SBI PO लेवल का है, ठीक है। क्लासिक बोल रहा हूँ तो ऐसे सेंटेंस जो पीओ का मेंस देते हैं उनको पता है, ऐसे उनको दिखाई देते होंगे पेपर में। कोशिश करेंगे इसको ब्रेक करने की, पहले पढ़ लेते हैं ना। कह रहा है जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, जो विदेश मिनिस्ट्री है, ठीक है, ऐसा समझ लो, उसने रिगार्ड किया है, उसने तवज्जो दी है। रिगार्ड करना किसी चीज़ को किसी खास नज़रिए से देखना, है ना। आई रिगार्ड यू एज माई फ्रेंड, मैं आपको अपने फ्रेंड की तरह रिगार्ड करता हूँ। किसी भी चीज़ को खास कीमत आंकना, तवज्जो देना। तो इन्होंने तवज्जो दी है, इन्होंने रिगार्ड किया है। और किसको भाई? पाकिस्तान की अनाउंसमेंट को, ऐलान को। और किसके? एक नए राजनीतिक नक्शे की, सियासी मैप की। और कौन सा मैप? जो असर्ट करता है, जो जोर दे के कहता है इनके दावों को पाकिस्तान के, और किस पे? जम्मू एंड कश्मीर पे, भारत के प्यारे जम्मू एंड कश्मीर पे। और क्या करता है? जो ये भी ले करता है, रखता है, ले करना मतलब बिछाना या रखना, एक नए दावे को जूनागढ़ पे, है ना, जो हमारे गुजरात में जूनागढ़, उस पर भी दावा लगता है पाकिस्तान का नया पॉलिटिकल मैप। कह रहे हैं हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने इस पूरे मामले को, इस बेवकूफ़ी भरे मामले को बोला है पॉलिटिकल एब्सर्डिटी। इन्होंने कहा है कि ये सियासी बेवकूफ़ानापन है। एब्सर्डिटी मतलब लुडिक्रसनेस, फुलिशनेस, है ना, कि जूनागढ़ जो इंडिया का पार्ट है, पता नहीं कितने सालों से, सदियों से, उसको आप बोल रहे हो पाकिस्तान का पार्ट है वो, ऐसा इन्होंने बताया है। अच्छा, इन्होंने और क्या काम किया है? और इन्होंने मिनिस्ट्री ने, अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अक्यूज़ किया है पाकिस्तान को, आरोप लगाया है पाकिस्तान पे, और किस चीज़ का? अटेम्प्ट करने का, एक ऐसी फॉर्म ऑफ टेरिटोरियल एग्रेंडमेंट को। देखिए, टेरिटोरियल मतलब जो रिलेटेड है आपकी टेरिटरी से, एग्रेंडाइजमेंट का मतलब होता है एग्रेंडाइज करना, किसी चीज़ को बड़ा बताना। इन्होंने बताया कि अटेम्प्ट किया आपने एक फॉर्म को, एक रूप को टेरिटोरियल एग्रेंडाइजमेंट के, जैसे पुतिन भी अभी कर रहे हैं ना, यूक्रेन में जाके यूक्रेन में कब्जा कर रहा है, तो ये एग्रेंडाइजमेंट कर रहे हैं, आप अपनी धरती को बड़ा बता रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, टेरिटोरियल एक्सपेंशन को। और ये वो एक्सपेंशन है जो सपोर्टेड बाय ए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से। और इन्होंने इनको इस चीज़ के लिए भी एक्यूज़ किया है कि आपने रीसेट कर दिया है कई सारे एग्रीमेंट्स को जो पिछले 70 सालों में आपने इंडिया के साथ किए थे, मेड ओवर पास्ट 70 ईयर्स विद इंडिया। लंबा सेंटेंस है, लेकिन आपको ब्रेक करके वर्ड फॉर वर्ड मैंने बता दिया। अब इस सेंटेंस को अपने ऐसे ब्रेक करने वाले हैं, ठीक है। चलो, आराम से हो जाएगा, डरना नहीं है, लंबा होगा, लेकिन आपको तो एक एक वर्ड पकड़ना ना एक टाइम में। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आपका सब्जेक्ट है। ए बड़ा है, ई बड़ा है, एम बड़ा है, कैपिटल में है, आगे द लगा हुआ है। सरकारी संस्था का नाम है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है ना, मंत्रालय है। हमेशा मंत्रालयों को, सरकारी स्कीमों को, सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉपर नाउन की तरह ट्रीट करवाएं, आगे द लगाएं, और हर कैपिटल को, हर लेटर को कैपिटल रखें सिवाय प्रेपोजिशन के। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, दिस इज योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नंबर 1 मान लेते हैं, और भी आएंगे तो आगे। अब देखो, इसके हाथों हाथ इसकी वर्ब रखी हुई है, हैज़ रिगार्डेड। सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये मिनिस्ट्री सिंगुलर है, ये अफेयर्स को मत देख लेना। और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्ट्री तो सिंगुलर ही है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है, हैज़। आगे बढ़ेंगे। अब देखो क्या रिगार्ड किया है, किसको रिगार्ड किया है? पाकिस्तान की अनाउंसमेंट को। ये अनाउंसमेंट जो है रिगार्ड वर्ब से वर्ड का रिप्लाई कर रहा है, तो ये बन गया इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। पाकिस्तान यहाँ पे एक पॉजेसिव है, माई, योर, देयर, अवर, हिज, हर, पाकिस्तान, मोहन्स, ये सब के सब जो पॉजेसिव होते हैं ना, चाहे नाउन के चाहे प्रोनाउंस के, ये सारे के सारे एडजेक्टिव काम करते हैं। अनाउंसमेंट पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान इस अनाउंसमेंट को एज एन एडजेक्टिव इसकी जो इसकी विशेषता को बता रहा है। आगे बढ़ेंगे। ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है नक्शा, कॉमन नाउन है मैप, पीछे एस भी लगा सकते हो, मैप्स बना सकते हो। न्यू और पॉलिटिकल दोनों ही मैप को मॉडिफाई कर रहे हैं। मैप कैसा है? मैप सियासी है, पॉलिटिकल है। और मैप किस तरह का सियासी है? मैप नया है ना, अभी अभी आया है। ये दोनों एडजेक्टिव हैं, न्यू और पॉलिटिकल, मैप के बारे में बता रहे हैं। अब देखो, यहाँ लग गया कॉमा, और फिर ये कॉमा कहाँ तक चल रहा है? यहाँ तक चल रहा है। और यहाँ लग गया है विच रिलेटिव प्रोनाउन। तो समझो अब क्या हुआ यहाँ पे, ये मैप है ना, मैप, इसके लिए एक पूरा रिलेटिव क्लोज लगाया गया। भाई सियासी मैप तो है, नया तो है, लेकिन ये काम क्या करता है, इस मैप के बारे में बताने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ किया है, विच को। और आपको पता है रिलेटिव प्रोनाउन जब सब्जेक्ट बनते हैं तो वो कंजंक्शन और सब्जेक्ट दोनों का काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका आ गया है सब्जेक्ट नंबर 2, कंजंक्शन भी यही है और सब्जेक्ट भी यही है। ये सब्जेक्ट नंबर 1 था।
दो सब्जेक्ट हमेशा कंजंक्शन से मिलेंगे, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन खुद ही होता है, सब्जेक्ट भी बन जाता है और कंजंक्शन भी बन जाता है। तो सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2। अब इसकी वर्ब है असर्ट्स, वर्ब नंबर 2। मैप एक सिंगुलर एंटीसीडेंट है इसका जो एंटीसीडेंट है मैप है, मैप के लिए पूरा क्लोज आया है। एंटीसीडेंट खुद ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, समझ रहे हो ना। चलो अब देखो असर्ट किसको करता है, इसके क्लेम्स को, इसके दावों को। असर्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है इट, जो क्लेम्स, इट्स यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जैसे पाकिस्तान्स वैसे ही इट्स है ना, पाकिस्तान के लिए आया इट्स क्लेम्स, एक एडजेक्टिव है। और आगे बढ़ो, ऑन प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है जे एंड के, एक जगह का नाम है, प्रॉपर नाउन है, जे बड़ा के बड़ा, आगे कभी द ना लगाया जाए जगहों के नाम से पहले, तो द जे एंड के नहीं लिखा है। अब देखो यहाँ लगा हुआ है एंड, देखो ये एंड किसके लिए है, ये पूरा रिलेटिव क्लोज अभी चल रहा है कॉमा से कॉमा के बीच, विच असर्ट्स एंड विच ले, आ रही है बात समझ में। तो ये सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब नंबर 2.1 है असर्ट्स और वर्ब नंबर 2.2 है ले। असर्ट भी करता है और ले भी करता है। ले का मतलब होता है रखना या बिछाना, तो ये एक बिछाता है नए क्लेम को, रखता है नए क्लेम को, पुट करता है। ले वर्ब का ऑब्जेक्ट है क्लेम, क्लेम के लिए न्यू नाम का एडजेक्टिव यूज किया गया है। और क्लेम किसके लिए, क्लेम टू जूनागढ़ है, टू प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है जूनागढ़ नाम की जगह। अब ये पूरा बंद हो गया रिलेटिव क्लोज, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इस एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने रिगार्ड किया है इस पूरे नक्शे को जो इस प्रकार का है, इस प्रकार का है, यहाँ तक का है, और कैसे रिगार्ड किया है, पॉलिटिकल एब्सर्डिटी के तौर पे। तो रिगार्डेड पाकिस्तान मैप पॉलिटिकल एब्सर्डिटी, आ रही है बात समझ में। ये पॉलिटिकल एब्सर्डिटी जो है ना, पॉलिटिकल एडजेक्टिव है, एब्सर्डिटी एक नाउन है, ये पूरा का पूरा कहलाता है, चलो बाद में बताऊंगा। ये वैसे तो आया है इस पूरे के लिए, पाकिस्तान के मैप के लिए, ठीक है, मैप को रिगार्ड किया है पॉलिटिकल एब्सर्डिटी, ठीक है, लेकिन इसको बोलते क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब एरर्स को डिस्कस करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड कंजंक्शन है, इस कंजंक्शन के बाद एक और वर्ब आ रही है। अब ध्यान देना है, ये वर्ब जो है ना, ये विच की वर्ब नहीं है, तीसरी वाली ये वर्ब है अफेयर्स जो है मिनिस्ट्री की। कैसे पता लगा, ये विच वाला क्लोज तो यहाँ पूरा हो गया ना, भाई कॉमा लग गया, बात खत्म, ये विच से विच कॉमा हो गया पूरा। अब ये जो अफेयर्स है ना, इसकी पहली वर्ब थी हैज़ रिगार्डेड, इसकी दूसरी वर्ब है हैज़ अक्यूज्ड। हैज़ क्यों नहीं लिखा, एक बार आ चुका है ना, दूसरी बार लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप यहाँ पे अंडरस्टूड है। तो ये हो गई वर्ब फर्स्ट और ये हो गई वर्ब सेकंड। अब अक्यूज़ किसको किया भाई, अक्यूज़ किया पाकिस्तान को, जो वट या होम का रिप्लाई करे वर्ब से, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। अब अक्यूज़ किसके लिए किया है, फॉर प्रीपोजिशन लगा के बता रहा है, अटेम्प्ट करने के लिए। वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। आप अच्छे से जानते हो प्रीपोजिशन हमेशा अपना नाउन या जीरंड ही ऑब्जेक्ट लेगी। अगर इनके बाद वर्ब पढ़ी है तो वो अपने आप जीरंड में बदल जाती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसको जीरंड बोलते हैं। चलो अटेम्प्ट किसको करना है, अटेम्प्ट करना है एक फॉर्म ऑफ टेरिटोरियल एग्रेंडाइजमेंट। अटेम्प्टिंग ये जीरंड है, इसका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे फॉर्म। भले ही ये जीरंड इसका ऑब्जेक्ट हो, भले ही ये जीरंड नाउन की तरह बिहेव कर रहा हो, लेकिन ये जीरंड बना है वर्ब से। वर्ब से बनने वाले जीरंड पार्टिसिपल इन्फिनेटिव अपना ऑब्जेक्ट रखने में कभी बिहेव जो है परहेज नहीं करते हैं। अटेम्प्ट से वट का रिप्लाई किया फॉर्म ने, तो फॉर्म बन गया अटेम्प्ट का ऑब्जेक्ट। ऑफ प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है टेरिटोरियल एग्रेंडाइजमेंट, ठीक है, ये बन गया इसका ऑफ का ऑब्जेक्ट। टेरिटोरियल एक एडजेक्टिव है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। अब देखो ये कैसी एग्रेंडाइजमेंट है, एग्रेंडाइजमेंट का मतलब होता है एक्सपेंशन और बढ़ा चढ़ा करके, है ना। जूनागढ़ भी मेरा है, कलकत्ता भी मेरा है, देहरादून भी मेरा है, सब मेरा है ना, ऐसे ऐसे करके आप एग्रेंडाइजमेंट करते हो ना, ये नक्शे में सब कुछ मेरा है, एक्सपेंशन करने की कोशिश करते हो। ये एग्रेंडाइजमेंट जो नाउन है ये मॉडिफाई हो रहा है सपोर्टेड नाम के एडजेक्टिव के द्वारा। वो एग्रेंडाइजमेंट जो सपोर्ट की जाती है, अब देखो सपोर्ट किसके द्वारा की जाती है, बाय लगा के बताया गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है टेररिज्म, है ना। और टेररिज्म कैसा है, क्रॉस बॉर्डर। क्रॉस बॉर्डर का मतलब है बॉर्डर के पार से होने वाला, है ना, एक वहीं पे नहीं, इंडिया में नहीं, इंडिया के पार से आने वाला टेररिज्म। तो ये बाय प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर एक एडजेक्टिव की तरह है, टेररिज्म को मॉडिफाई कर रहा है। अब देखो एंड कंजंक्शन आई है और यहाँ लिखा हुआ है रीसेट। तो अक्यूज दो चीज़ों के लिए किया है, पहला अक्यूज किया गया फॉर अटेम्प्टिंग और दूसरा है रीसेट। एक तो आप अटेम्प्ट कर रहे हो इस तरह की टेरिटोरियल एग्रीमेंट को, और दूसरा आप क्या कर रहे हो, आप रीसेट कर रहे हो बहुत सारे अग्रीमेंट्स को। तो ये रीसेट जो कि एक जीरंड बनना चाहिए, रीसेट लिखा हुआ है, आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, एक एरर आपने पकड़ ली है। इस रीसेटिंग का ऑब्जेक्ट होना चाहिए अग्रीमेंट, व्हाट का रिप्लाई करने वाले, ठीक है। सेवरल मतलब कई सारे, नाउन के बारे में बताने वाला एडजेक्टिव है सेवरल, कई सारे एग्रीमेंट्स। मेड अगेन एक एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है। एग्रेंडाइजमेंट जो सपोर्टेड थी, अग्रीमेंट जो मेड थे, आ रही बात समझ में, है ना। तो मेड यहाँ पे एक पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है।
अब ये मेड कब किए गए, ये पूरा एक एडवर्बियल फ्रेज है, दौराने 70 साल के पिछले इंडिया के साथ, है ना, ओवर द पास्ट 70 ईयर्स विद इंडिया। तो ये ओवर या ड्यूरिंग ये होती हैं एडवर्ब्स, और ये पूरा इसने एडवर्बियल फ्रेज बनाया है, ठीक है, ड्यूरिंग द पास्ट 70 ईयर्स, ठीक है, ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है, विद प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है इंडिया। एक पूरी खिचड़ी सी बन गई है, मुझे पता है इसमें बहुत सारे अलग अलग एंगल से आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, मैं सारे एंगल्स को एक बार जोड़ रहा हूँ ताकि आप इस सेंटेंस को पकड़ पाएँ बना कैसे हुआ है। सब्जेक्ट नंबर 1 है मिनिस्ट्री, ठीक है, इसकी वर्ब नंबर 1 है हैज़ रिगार्डेड, इसको 1.1 रख रहा हूँ, ठीक है। इसकी वर्ब नंबर 2 है अक्यूज्ड, 1.2। सब्जेक्ट नंबर 2 है विच आया है मैप के लिए, इसकी वर्ब नंबर 2.1 है असर्ट्स, और वर्ब नंबर 2.2 है ले, ठीक है। ये है सब्जेक्ट नंबर 2, पहली वर्ब 2.1 असर्ट्स और 2.2 ले। अब बाकी चीज़ें क्या है, रिगार्ड इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट है पाकिस्तान की, तो ये एडजेक्टिव है अनाउंसमेंट के लिए। ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है नक्शा यानी कि मैप। न्यू और पॉलिटिकल दोनों एडजेक्टिव है, मैप को मॉडिफाई कर रहे हैं। मैप के लिए ही नया क्लोज आया है, विच उसका सब्जेक्ट है, मैप इसका एंटीसीडेंट है, तो वर्ब भी सिंगुलर है। और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है क्लेम्स, क्या असर्ट किया अपने दावों को। एडजेक्टिव है इट्स, इसने क्लेम्स को मॉडिफाई किया पॉजेसिव एडजेक्टिव ने। ऑन प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है जे एंड के, एक जगह का नाम है। ले जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है क्लेम, ठीक है। क्लेम टू प्रेपोजिशन के बाद जूनागढ़ लिखा गया, क्लेम टू जूनागढ़ है ना, क्लेम टू जूनागढ़। अब देखो रिगार्ड कैसे किया गया, ये पॉलिटिकल एब्सर्डिटी के तौर पे, ये पॉलिटिकल एब्सर्डिटी रिगार्ड से कैसे जुड़ा हुआ है ये मैं आपको भी बताऊंगा। अच्छा, अक्यूज्ड हो गया, वर्ब नंबर 2 एक्सटर्नल अफेयर्स की, अब यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की वर्ब नंबर 1 थी ये, और वर्ब नंबर 2 है अक्यूज्ड। अक्यूज किया पाकिस्तान को, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। फॉर प्रेपोजिशन के 2 ऑब्जेक्ट है, पहला तो आप पाकिस्तान को अक्यूज़ किया अटैम्प्ट करने के लिए टेरिटोरियल एग्रेंडाइजमेंट को, और दूसरा रीसेट करने के लिए कई सारे एग्रीमेंट्स को। तो फॉर अटैम्प्टिंग और फॉर रीसेटिंग यहाँ पे होना चाहिए, एक एरर हमें पकड़ में आ गई है, ठीक है। अटैम्प्ट किसको किया गया, एक फॉर्म को, अटैम्प्टिंग जीरेंट का ऑब्जेक्ट है फॉर्म, ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है एग्रेंडाइजमेंट, सपोर्टेड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है। बाय प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर एक एडजेक्टिव है, टेररिज्म को मॉडिफाई कर रहा है। रीसेट नाम के जीरेंट, ये है नहीं जीरेंट जिसको होना चाहिए जीरेंट, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, इसका ऑब्जेक्ट है अग्रीमेंट्स, अग्रीमेंट्स को नाउन, इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है सेवरल नाम का एडजेक्टिव। अगेन इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है मेड नाम का पास्ट पार्टिसिपल। बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं और जो बनाए गए हैं। अब ये पूरा एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है, ओवर द पास्ट 70 ईयर्स, पिछले 70 साल के दौरान। विद इंडिया का ऑब्जेक्ट है, विद का ऑब्जेक्ट है इंडिया, है ना। चलो आया समझ में। तो एक एरर तो आपको पकड़ में आ गई ना, अक्यूज़ किया पाकिस्तान को अटेम्प्ट करने का इस सारे काम को, और रीसेट करने का सारे एग्रीमेंट्स को पाकिस्तान ने पानी फेर दिया। अब वो कह रहा है कि नए सिरे से बनाएंगे, है ना, जूनागढ़ हम रखेंगे। तो इस तरीके से 2 चीज़ों के लिए इंडिया ने अक्यूज़ किया है पाकिस्तान को। चलो अब ये फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट अटेम्प्टिंग, तो यहाँ आना चाहिए रीसेटिंग। एक हो गई नंबर 1 आपकी एरर। अब दूसरी एरर, दूसरी भी बड़ी आसान है। देखो विच नाम के इस रिलेटिव प्रोनाउन जिसका एंटीसीडेंट है मैप, इसकी पहली वर्ब सिंगुलर है, क्योंकि मैप सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। लेकिन विच की दूसरी वर्ब क्यों सिंगुलर नहीं है, इसके आगे भी तो लेज होना चाहिए। आ रही है बात समझ में। मैप विच असर्ट्स एंड विच लेज, तो क्या गलत है यहाँ पे लेज होना चाहिए ना। ये हो गई आपकी एरर नंबर 2, सिंगुलर एंटीसीडेंट और सिंगुलर ही वर्ब्स। अब आ जाओ एरर नंबर 3, कहीं समझ में आ रही है क्या। बहुत बार करवा चुका हूँ तीसरे नंबर की एरर, बहुत बार करवा चुका हूँ। चलो अक्यूज्ड प्लस में ऑफ, अक्यूज, चार्ज, कॉन्विक्ट, अक्विट एंड एक्सोनरेट, इन सब के साथ में एक प्रेपोजिशन फिक्स्ड है, कौन सी, ऑफ, 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 है ना। अब इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी होती है, चार्ज के साथ में सिर्फ ऑफ नहीं आता, चार्ज के साथ में आता है विथ, और एक्सोनरेट के साथ में फ्रॉम भी आता है। फ्रॉम ज़्यादा प्रेफर होता है बजाय ऑफ के, ऑफ गलत नहीं है लेकिन एक्सोनरेट फ्रॉम जो है ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर सी मैंने आपको बताई हुई है। ऑफ तो सबके साथ लगाना ही है, बस चार्ज के साथ में ऑफ को निकाल देना है, इसके साथ में विद आता है, और एक्सोनरेट के साथ में फ्रॉम को प्रेफर किया जाता है लेकिन ऑफ गलत नहीं होता। तो अब ये बताओ मुझे, अक्यूज़ करेंगे चाइना को ऑफ या फ्रॉम, ऑफ या फ्रॉम। अरे अक्यूज़ करेंगे चाइना को ऑफ,
ना फ्रॉम ना फॉर, ठीक है। एरर नंबर 3। अब बची अपनी एरर नंबर 4। आ रही है पकड़ में कि नहीं आ रही? चलो अलग से ले चलते हैं। ये सारी वर्ब्स हैं जो अपने बाद कभी भी एज नहीं लेंगी, और ये सारी वर्ब्स हैं जिनके बाद एज हमेशा लगेगा। कॉल, इलेक्ट, रजिस्टर, अपॉइंट, मेक, चूज, थिंक, नेम, कंसीडर, टर्म, इनके बाद में नो एज, इन सभी के बाद में हमेशा एज आएगा। तो ये देखो, द इंडियन मीडिया नेम्ड हर्षद मेहता एज द बिग बुल ऑफ स्टॉक मार्केट्स। इंडियन मीडिया ने नाम दे दिया, नेम कर दिया हर्षद मेहता को, और कैसा? बिग बुल जो है स्टॉक मार्केट्स का, ठीक है। अमिताभ बच्चन बोलने लगे थे इसको, तो बिग बुल बना दिया है ना। नेम वर्ब के बाद में एज नहीं आता, तो नेम्ड हर्षद मेहता बिग बुल, बिना द के बिग बुल। वैसे ही हर्षद मेहता वॉज नॉन या रिगार्डेड द अमिताभ बच्चन ऑफ स्टॉक मार्केट्स। हर्षद मेहता जाना जाता था, नॉन था, या कहलाया जाता था, रिगार्ड किया जाता था, तवज्जो दी जाती थी उसको स्टॉक मार्केट के अमिताभ बच्चन के तौर पे। अब ये रिगार्ड या नॉन जो आप देख रहे हो, नो या रिगार्ड, इनके बाद में एज आता है, यहाँ पे लगना चाहिए। रिगार्डेड या नॉन एज द स्टॉक मार्केट, अमिताभ बच्चन ऑफ स्टॉक मार्केट्स, है ना। शी रिफ्यूज टू हेल्प अस एज शी डिडंट कंसीडर अस एज हर फ्रेंड्स। उसने हमारी मदद नहीं की क्योंकि उसने नहीं कंसीडर किया हमें अपने दोस्त के तौर पे। तो भाई एज शी डिडंट कंसीडर अस, यहाँ पे एज नहीं लगेगा, कंसीडर वर्ब एज नहीं लेती है। शी डिडंट कंसीडर अस, बिना एज के हर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बताओ, नई दिल्ली ने रिगार्ड किया है पाकिस्तान के नक्शे को, और नक्शा है इस टाइप का, इस पूरे को निकाल दो। ये नक्शे के लिए आया हुआ एडजेक्टिवल फ्रेज है, ठीक है, रिलेटिव क्लोज है। तो ये जो नक्शे को रिगार्ड किया है, रिगार्डेड द नक्शा, और कैसे? एज पॉलिटिकल एब्सर्डिटी। रिगार्ड आया है ना यहाँ पे, इसलिए पॉलिटिकल एब्सर्डिटी। यहाँ पे नेम आया होता, नेम्ड, या टर्म्ड आया होता, है ना, या फिर यहाँ पे कंसीडर्ड आया होता, कंसीडर्ड, तब एज नहीं आता। रिगार्डेड, नॉन, डिस्क्राइब्ड, डिफाइंड, है ना, ये सारे वर्ड्स अपने बाद एज को लेते हैं। तो ये बची सर आपकी लास्ट एरर, ठीक है। अब देख लो, मैं कोई और एरर नहीं है ना, एक सेकंड रुक जाओ। ये वाली एरर जो है ना, मैं करवाऊंगा नहीं, आपको ऑलरेडी आती है। नहीं आती है तो बेसिक्स बहुत कमज़ोर हैं, होम पेज पे रखी हुई है प्लेलिस्ट, जाके देख लो। और आती है का मतलब ये नहीं है सबको करके दिखानी है। इस एरर को अभी सही करके बताओ मुझे, ये क्यों गलत है, डाल देना कमेंट्स में। एक एरर और बता रहा हूँ आपको मैं, यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, सबको आनी चाहिए, बहुत बार कर चुके हैं, हज़ारों बार। निकाल लो और कमेंट्स में डालो। जिसको नहीं आती कमेंट्स में देखना, वहाँ पे आपको सही लिखी हुई मिल जाएगी। जो सही होती है मैं उसको हार्ट दे देता हूँ, हार्ट देखोगे तो आपको पता लग जाया करेगा कि अमन सर ने सही बताया इसको। चलिए रैपअप करेंगे सेशन को आज के, यहीं पे लंबा हो गया ऑलरेडी। ये लास्ट सेंटेंस है, इसमें बहुत सारी एरर्स हैं, ठीक है। ढूंढो, ब्रेक करो, जितनी मिलती हैं डालो कमेंट्स में। नेक्स्ट जो क्लास होगी इसी से शुरू करूँगा, इसी सेंटेंस को पहले लेंगे, सारी एरर्स को निकाल के आपको दिखाएंगे, है ना। अभी भी इसके आंसर्स को मैं पोस्ट कर रहा हूँ कमेंट्स में, वहाँ से मैच कर लेना, 2 या 3 या 4 जितनी भी एरर्स हैं कितनी आपको मिलेगी। चलिए मुलाकात होगी। कोई भी क्वेरी रिलेटिंग टू कोर्सेज, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें। आज रात तक राइटिंग स्किल्स के कोर्स पे जो डिस्काउंट चल रहा है 499 का, ये कोर्स आपको मिल रहा है, इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। बैंकिंग का कोर्स भी अवेलेबल है, एसएससी का भी कोर्स अवेलेबल है, प्रीलिम्स का, मेंस का कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त लग रहा है, शायद 10 से 15 दिन में मेंस की वीडियोस ऐप के ऊपर अपलोड हो जाएंगी, है ना। एसएससी मेंस की, बैंकिंग की तो आ चुकी हैं सारी। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।